कुछ मैटर नहीं करता। हम लोगों की एग्जिस्टेंस, मॉरल्स, रिलीजन, रिलेशंस और जो कुछ भी हम देखते हैं इस दुनिया में, कुछ मैटर नहीं करता। हमारी एग्जिस्टेंस, जो भी थॉट्स, जो बिलीव्स और मॉरल्स लेके हम चलते हैं, कुछ मैटर नहीं करता। हमारी एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस है और हम कुछ भी कर लें, कुछ मैटर नहीं करेगा और कोई भगवान नहीं बैठा हमें मीनिंग देने के लिए। इस तरह के थॉट या फिलोसफी को तुमने किसी न किसी रूप में देखा या सुना होगा। इस तरह की फिलोसफी को कहते हैं नाहिलिज्म और ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों ने प्रॉपरली स्टडी करा है। हालांकि इस फिलोसफी को स्टडी करने के बाद ज्यादातर फिलोसफर्स ने इस फिलोसफी को डिसरिगार्ड कर दिया। वो इसको एडवोकेट नहीं करते थे, शायद इसीलिए कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ को मीनिंगलेस मानेगा तो काफी दिक्कतें आ सकती है सोसाइटी में। लेकिन कॉमन लोगों में ये फिलोसफी पॉपुलर हो गई क्योंकि इस फिलोसफी की वजह से लोगों को अब किसी भगवान से डरने की जरूरत नहीं थी। लोग पहले अपने रिलीजन की वजह से काफी ऐसी चीजें करते थे जो उनका करने का मन नहीं था, पर भगवान के डर की वजह से वो ये सब करते थे। एक तरह से लोग भगवान के डर की वजह से बंधे हुए थे। इस फिलोसफी ने लोगों को उस बंधन से फ्री कर दिया और लोग अब फाइनली भगवान के डर, स्वर्ग और नरक के डर को छोड़कर जो मन चाहता था उसको परस्यू कर पाए, जिसका आउटकम अगर ऊपर से देखें तो अच्छा ही रहा। जो लोग रिलीजन के नाम पर ऑप्रेस थे उनको फ्रीडम मिली। ट्रेडिशनल वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से पहले लोग साइंस में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो लोग अब साइंस को भी परस्यू करने लगे और हमें पता ही है कितना आगे आ गए हम साइंस में थोड़े ही टाइम में। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन से सबसे पहला प्लेन बनने में कितना ज्यादा टाइम लगा और फिर प्लेन बनने के बाद मून लैंडिंग में कितना ही टाइम लगा। ये चीज इसका प्रूफ है कि हमने साइंस में कितनी तेजी से प्रोग्रेस करी है। लेकिन एट द एंड लोगों को अगर लगता है कि सब मीनिंगलेस ही है तो भले ही लोग अपनी मर्जी से चीजें कर लें, लोगों के लिए लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस थॉट को एक्सप्लोर करती है और हमें एक जवाब देने की कोशिश करती है एक क्वेश्चन का। अगर कुछ मैटर नहीं करता तो कैसे जिए, कैसे अपनी जिंदगी को चेरिश करें, कैसे अपनी मीनिंगलेस जिंदगी को खुशी से जिए। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस नाहिलिस्टिक आइडिया को बहुत ही बड़े स्केल पर हमारे सामने रखती है। लोग नाहिलिस्टिक हो जाते हैं अपनी ही दुनिया देखकर, अपनी ही जिंदगी देखकर, पर ये मूवी कहती है ये देखो इनफाइनाइट मल्टीवर्स है जिसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ अर्थ है और इनफाइनाइट लाइफ है। इसके बावजूद भी इनमें से कुछ मैटर नहीं करता। अब कोई होपफुल या अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड कैसे रहे। और हम में से ज्यादातर लोगों के लिए भी बहुत पर्सनल फील होती है ये मूवी, क्योंकि ये रिवॉल्व कर रही है एक ऐसी फैमिली पर जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर एक दूसरे को समझ नहीं पाते, जो हम में से काफी सारे लोगों की रियलिटी है। इस वजह से लोग कैसे अपने ही परिवार वालों से, उन लोगों के साथ जिनसे वो प्यार करते हैं, जो वो चाहते हैं, वो कभी खुल के नहीं बोल पाते। ये मूवी ने ये भी दिखाया है और विजुअल क्रिएटिविटी इस मूवी की बहुत बढ़िया है। हॉलीवुड की AAA मूवीज का अगर हम एवरेज बजट देखें तो ये मूवी काफी कम पैसों में बनी है, पर इसके बाद भी मूवी विजुअली, साउंड डिजाइन में और हर एक्टर की एक्टिंग में बहुत अच्छी है। और ऐसी हैवी हिटिंग थीम्स की बात करने के बाद भी ये मूवी बहुत एंटरटेनिंग है और एट टाइम्स काफी फनी है। मूवी लिखी और डायरेक्ट करी है डैनियल क्वान और डैनियल स्कायरनट ने। और अब मूवी की थीम की गहराई से बात करने की ट्राई करेंगे। और मैं यही बता दूं कि हम मूवी की थीम्स की बात करेंगे और कैसे मूवी जवाब देती है कि हम जिए कैसे अगर सब मीनिंगलेस है। मल्टीवर्स वगैरह की बात करना इस वीडियो का फोकस नहीं है। और जिन्होंने नहीं देखी है ये मूवी, देख लो, बहुत बढ़िया है, फिर ये वीडियो देखना। और अगर ये वीडियो देखनी है मूवी से पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वही प्रेफर करूंगा, मुझे ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा। तो मूवी में 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मेन कैरेक्टर एवेलिन, इसका पति वेमंड और इन दोनों की बेटी जॉय। ये तीनों चाइनीज इमिग्रेंट्स हैं जो अमेरिका में रहते हैं और इनका एक लॉन्ड्री मैट का बिजनेस है। स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि एवेलिन की लाइफ कितनी केओटिक है। उसको लॉन्ड्री मैट संभालना है, उसको टैक्सेस भरने हैं और उसको चाइनीज न्यू ईयर की पार्टी अरेंज करनी है और उसको लगता है कि सारी दुनिया का बोझ इसी के ऊपर है। एवेलिन स्ट्रेस्ड है जिस वजह से ये अपनी फैमिली से ढंग से बात नहीं कर पाती और काफी डिस्कनेक्ट हो जाती है अपने परिवार से। एवेलिन का एक और ट्रेट हमें दिखता है कि इसकी एक डिजायर थी एक फेमस मूवी स्टार बनने की, जिस वजह से इसमें थॉट्स आते हैं कि अगर वो वेमंड के साथ नहीं होती तो क्या वो मूवी स्टार बन सकती थी। और हमें दिखाते हैं एवेलिन की बेटी जॉय जो अपनी फैमिली से, स्पेशली एवेलिन से कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रही होती है, अपनी फैमिली से अच्छे टर्म्स पर कनेक्शन बनाने की ट्राई कर रही होती है, पर एवेलिन के केओटिक थॉट्स की वजह से फेल होती रहती है। अपनी ही माँ से मिसकम्युनिकेशन और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से जॉय डिप्रेशन में होती है। और वेमंड मस्ती में रहता है, एटलीस्ट मस्ती में रहने की कोशिश करता है। वो खुद खुश रहता है और लोगों के साथ अपनी खुशी बांटने की हमेशा कोशिश करता है। इस पॉइंट मूवी में हमें लगता है कि इतनी केओस है इनकी फैमिली में, तो वेमंड ऐसा कैसे है। इस वजह से वेमंड हमें लगता है कि पागल आदमी है जिसको अपने आसपास क्या चल रहा है उसका नहीं पता, उसकी अवेयरनेस नहीं है। बट जैसे एवेलिन का मूवी स्टार बनने का सपना था, वेमंड का भी एक सपना था जो कि वो अचीव नहीं कर पाया अभी तक। वेमंड का सपना था अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ कंटेंटमेंट अचीव करने का। ये थे कैरेक्टर शुरू में। फिर आती है मल्टीवर्स की स्टोरी और एंटर होता है अल्फा वेमंड
जो कि दूसरे यूनिवर्स का वेमंड है, जो कि एग्रेसिव, काम से काम रखने वाला, केपेबल, जो भी अल्फा की डेफिनेशन है उसमें फिट बैठता है। मूवी में हमें और एवेलिन को अपने पहले वाले वेमंड से ये वाला वेमंड ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये केपेबल लगता है, दूसरे की तरह नहीं जो अभी तक हमें बेवकूफ लगता है। वो एक्सप्लेन करता है मल्टीवर्स के रूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और एवेलिन को अब एक तरीका मिल जाता है केपेबल फील होने का। उसको मिलती है एक होप कि वो मल्टीवर्स की प्रोटेक्टर बन सकती है, उसकी वेस्टफुल लाइफ में फाइनली वो कुछ बड़ा कर सकती है। पर मूवी का विलन उसकी बेटी जॉय ही निकलती है। जॉय विलन इसलिए बनी क्योंकि एक यूनिवर्स की जॉय को एक्सपेरिमेंट की वजह से सारे इनफाइनाइट मल्टीवर्स की जॉय की नॉलेज मिल गई थी, जिस वजह से उसके पास अब इनफाइनाइट नॉलेज थी। बेसिकली उसको सब पता था जो कुछ भी जाना जा सकता है यूनिवर्स और मल्टीवर्स के बारे में, जिस वजह से वो बहुत स्ट्रांग तो हो ही गई। पर उसको एक चीज और समझ आई कि कुछ मैटर नहीं करता। हमारी एग्जिस्टेंस, हमारे मॉरल्स, हमारे बिलीव्स, जो कुछ भी हमें डिफाइन करता है, हमें मीनिंग देता है, वो सब मीनिंगलेस है। और जॉय ने बनाया एक तरीका जिससे वो अपनी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह मिटा दे हर एक यूनिवर्स से। और वो दूसरे यूनिवर्सेस में जा जाकर अपनी माँ को ढूंढ रही थी, ताकि उसको भी वो पता चले जो जॉय को पता चला, कि कुछ भी मैटर नहीं करता, सब मीनिंगलेस है। एवेलिन पहले तो ये नहीं समझ पाती, लेकिन जॉय को रोकने के लिए, उसके जितना स्ट्रांग होने के लिए, वो भी जॉय की तरह इनफाइनाइट नॉलेज को हासिल करने की ट्राई करती है, और वो कर लेती है। और एवेलिन को भी पता चल जाता है कि कुछ मैटर नहीं करता, सब मीनिंगलेस है। वेमंड के साथ उसकी लाइफ, उसके सपने, उसके रिश्ते, कुछ भी मैटर नहीं करता। भले ही उसकी लाइफ में वो मूवी स्टार बन भी जाती, जो कि वो थी दूसरे यूनिवर्स में, वो भी मैटर नहीं करता। एवेलिन भी अब सब छोड़कर जॉय के साथ अपनी एग्जिस्टेंस को मिटाने का फैसला लेती है, लेकिन उससे पहले वो लास्ट टाइम जताती है हर एक यूनिवर्स में कि जिस भी चीज के लिए उसने काम करा जिंदगी भर, वो मीनिंगलेस है। जैसे वेमंड को स्टैब कर देना, अपनी लॉन्ड्री मैट को तोड़ देना। मूवी स्टार वाले यूनिवर्स में वो अपने मास्टर की वजह से सेलिब्रेट लाइफ जी रही थी, तो उस लाइफ में वेमंड को किस करने की ट्राई करना, सब एक बार जताने के लिए कि सब मीनिंगलेस है और उसके लिए भी अब कुछ मैटर नहीं करता। और रैकाकूनी को भी पकड़वाना, और अब वो अपनी एग्जिस्टेंस खत्म करने को चल देती है जॉय के साथ। लेकिन वो एक और चीज डिसाइड करती है क्यूरियोसिटी में, वेमंड को ऑब्जर्व करने का। एक ऐसा बंदा क्या करेगा जिसको उसने इनकॉम्पिटेंट देखा है, जो उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। अब जब एवेलिन ने ही ये सब खराब करा है और वो उसकी हेल्प नहीं करेगी, तो अब वेमंड क्या करेगा। वेमंड, ये कैरेक्टर इस मूवी की थीम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने इस मूवी की वीडियो की स्क्रिप्ट पहले 2 बार लिखी है, बट वेमंड की वजह से बना नहीं पाया। हमेशा लगा कि मैं वेमंड को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, जो कि इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। पर अब होपफुली मैं जो इस कैरेक्टर में देख पाया हूँ वो सही से समझा पाऊँ। एवेलिन वेमंड को ऑब्जर्व करती है और देखती है कि वेमंड ने एवेलिन ने जो भी नुकसान करा है वो सब उसने हैंडल कर लिया है। लॉन्ड्री मैट में टैक्स वाली औरत पुलिस को वापस ले जाती है। जहाँ वेमंड को एवेलिन ने स्टैब करा है, वहाँ वेमंड एवेलिन के आगे खड़ा होकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये देखकर एवेलिन कंफ्यूज रह जाती है, क्योंकि वेमंड के बारे में उसको लगा वो हेल्पलेस है और कुछ भी नहीं कर पाएगा, बट यहाँ वो चीजें सॉल्व करने के लिए लड़ रहा है। यहाँ सीईओ वाला वेमंड एवेलिन को बताता है कि उसका काइंड बिहेवियर, खुश रहने के लिए ट्राई करने का बिहेवियर, एवेलिन को भले ही बेवकूफी लगे, पर ये वेमंड की स्ट्रेटेजी है दुनिया से डील करने की। एवेलिन, जॉय और इस मूवी का हर एक कैरेक्टर लड़ रहा है, अपना काम कर रहा है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो वो लोग सिर्फ जो भी उनके सामने हो रहा है उस पर रिएक्ट ही कर रहे हैं। जैसे एवेलिन का टैक्स वाली औरत से बहस करना, जॉय और एवेलिन का एक दूसरे को ना समझ पाना सोच कर कि वो ही सही है। जब जॉय को पता चलता है कि सब मीनिंगलेस है, तब उसका अपने सारे मॉरल्स, रिलेशनशिप, लाइफ पर गिव अप कर देना, और एवेलिन ने भी यही करा। हम ज्यादातर लोग भी ऐसे ही होते हैं। हम ज्यादातर जो भी कुछ करते हैं वो सिर्फ रिएक्शन होता है चीजों पर, सिचुएशंस पर। लेकिन वेमंड चीजों पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वेमंड चॉइस लेता है हमेशा। वेमंड चॉइस लेता है हमेशा काइंड रहने की, खुश रहने की, लोगों को खुश रखने की, बेस्ट आउटकम निकालने की, भले ही सिचुएशन जो भी हो। और तुम देखो तो वेमंड ऐसा फेक काइंडनेस वाला बंदा नहीं है, जो लोगों के सामने तो काइंड है लेकिन अकेले में गुस्सा होता है, चिल्लाता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। वो टू फेस नहीं है, वो हमेशा हर समय सही में काइंड होने की चॉइस लेता है, और ये वेमंड को सबसे अलग और बेहतर बनाती है। हमें और कैरेक्टर्स को पहले लगता है कि वेमंड नाइव है, लेकिन वेमंड सब कुछ जानते हुए भी रिएक्ट करने की जगह चॉइस लेता है, जो उसको एक फ्री इंसान बनाती है। और ध्यान से देखने पर हमें पता लगेगा कि सब कुछ एवेलिन के गुस्से और रिएक्शन की वजह से हो भी नहीं रहा था, भले वो जितना स्ट्रेस ले रही हो। चीजें वेमंड की वजह से ही चल रही थी। वो टैक्स वाली औरत वेमंड की वजह से ही और ज्यादा टाइम देने को रेडी हो जाती है। उनकी लॉन्ड्री मैट में भी काफी सारे कस्टमर वेमंड की वजह से ही आते हैं। वेमंड की वजह से प्रोबेबली जॉय ट्राई करती है एवेलिन को अपनी बात समझाने का शुरू में, और फिर वेमंड की वजह से ही एवेलिन को पुलिस नहीं लेकर जाती। और इस सीन में जब ये बंदा जॉय पर गन रखता है, तब वेमंड सबसे पहले आगे आता है और बात करने की कोशिश करता है। लेकिन जब एवेलिन आगे आती है, तब वो एवेलिन पर ट्रस्ट करता है और उसको बात करने देता है। यहाँ इन सीन्स ने पहले ही बता दिया कि वेमंड किस तरह का इंसान है, बट हम प्रॉपरली देख नहीं पाए। वेमंड के काइंड होने की चॉइस की वजह से ही लोग भी उसके साथ खुश रहते हैं, जिस वजह से सबसे ज्यादा फायदा वेमंड का ही है, क्योंकि उसके आसपास की ही दुनिया उसके लिए सुंदर हो जाती है। इंसान तो सभी हैं इस मूवी में,
लेकिन इंसानियत, ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल सिर्फ वेमंड है। उसने अपने इंसान होने के पोटेंशियल को समझा और समझा कि उसे एक रिएक्टिव स्टेट में रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो चॉइस ले सकता है। वो सही में फ्री है। यहाँ वेमंड की इस बात को अच्छे से समझकर एवेलिन को भी समझ आता है कि अगर कुछ मैटर नहीं करता तो अगर कुछ भी मैटर नहीं करता तो एवेलिन को इस बात पर रिएक्ट करके सब कुछ छोड़ के अपनी एग्जिस्टेंस खत्म करने की जरूरत नहीं है। वो चॉइस ले सकती है, एक चॉइस जिसमें वो अपनी लाइफ को चेरिश कर रही है, भले कुछ मैटर नहीं भी करता हो। एवेलिन भी डिसाइड करती है कि वो अब अपनी रिएक्ट करने वाली टेंडेंसी को छोड़कर वेमंड की तरह चॉइसेस लेगी, वेमंड की तरह फ्री होने का ट्राई करेगी। और वो ये करती है। लड़ने की जगह वो लोगों को काइंडनेस से हैंडल करती है और जॉय को भी समझाती है यही चीज कि वो भी रिएक्ट करने की जगह फ्री रह सकती है, अपनी चॉइस ले सकती है। और एवेलिन अब अपने रिश्तों को, अपनी लाइफ को चेरिश करेगी, भले ही वो मूवी स्टार हो, वो कुक हो, वो वेमंड के साथ टैक्सेस कर रही हो। वो अब रिएक्ट करने की जगह चूज करेगी काइंड रहने का, खुश रहने का, जिससे वो भी वेमंड की जैसे खुश रह सके। जॉय भी ये समझ जाती है और ये फैमिली अब नई तरह से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करते हैं। और एंड में वेमंड का सपना अपनी फैमिली के साथ खुशी अचीव करने का, भले जैसी भी सिचुएशन हो, वो पूरा हो जाता है। यहाँ भी देखोगे तो वेमंड की सेल्फिश डिजायर भी यही थी कि वो तो खुश रहे ही, बल्कि उसके आसपास के लोग भी खुश रहे, जो पूरा हुआ क्योंकि वेमंड ने रिएक्ट करने की जगह खुद से चूज करा हमेशा। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी हमें दिखाती है कि अगर कुछ मैटर नहीं भी करता तब भी हम अपनी लाइफ को चेरिश करने का डिसीजन ले सकते हैं, खुश रहने का डिसीजन ले सकते हैं। आफ्टर ऑल अगर सब कुछ मीनिंगलेस ही है तो हम ही अपनी लाइफ का मीनिंग डिसाइड कर सकते हैं। ये चीज़ हमें चॉइस लेने की फ्रीडम तो देती है, बट साथ ही साथ हम पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है हमारी लाइफ की। या तो हम सब मीनिंगलेस है इस बात पर रिएक्ट करके अपनी पूरी लाइफ निकाल सकते हैं, या तो हम चॉइस ले सकते हैं अपनी लाइफ को खुद से मीनिंगफुल बनाने का, जैसे एवेलिन ने लिया एंड में। ये चीज़ सुनने में तो सिंपल लग रही है, बट इसको जिंदगी में अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद को मीनिंग देने के लिए हमें खुद को, दूसरों को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमेशा वेमंड की तरह अपनी रिएक्टिव स्टेट को छोड़कर चूज करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पर, क्योंकि ज्यादातर हम लोग सिचुएशन पर रिएक्ट ही करना जानते हैं और मानते हैं कि वो रिएक्शन अपने आप हमारी रिएक्टिव स्टेट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि हमने जो भी रिएक्ट करा वो हमारी पर्सनल चॉइस थी। लाइफ को हम जो चाहें वो मीनिंग दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपनी रिएक्टिव स्टेट से फ्री होना पड़ेगा। लाइफ को मीनिंग देने के लिए अपनी चॉइसेस लेनी पड़ेगी। ये करना मुश्किल तो है, पर अगर हम करने लग गए तब वेमंड की तरह सब मीनिंगलेस होते हुए भी हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना पाएंगे और खुश रह पाएंगे। ये दिखाकर, इस चीज़ को पॉइंट आउट करके, वेमंड को दिखाकर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस हमें बताती है कि अगर लाइफ मीनिंगलेस है तब भी तुम्हारे लिए वो मीनिंगफुल हो सकती है अगर तुम चाहो तो ऐसी दुनिया, यूनिवर्स, मल्टीवर्स में कैसे जिए जहाँ सब मीनिंगलेस है, फ्री रहकर और सही में अपनी चॉइसेस लेकर।